हेलो दोस्तों, सीएससी गेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आप लोग के लिए सेट 19 लेकर आया हूँ। सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें बोल रहा है हाउ मेनी पासेस ऑफ बबल शॉट आर रिक्वायर्ड टू शॉट द फॉलोइंग सीक्वेंस। Pass is counted only when at least one swap is performed in the bubble shot pass। आपको यहाँ पर पास बताना है कि कितने पास काउंट होगा, ठीक है ना, कितने पास में ये शॉट हो जाएगा आपका बबल शॉट में। ठीक है, बबल शॉट में हम आपको बता दें कि बबल शॉट क्या होता है कि आप इसमें जो कंपैरिजन होता है वो अपने एडजेंट्स के साथ करता है, ठीक है ना, जो इसके बगल वाला होता है उसी के साथ कंपैरिजन करता है, ठीक है ना। तो देखिए अब 12 करेगा 15 के साथ, तो ये ऑलरेडी क्या है कि इसके साथ शॉर्ट है। फिर 15 करेगा 17 के साथ, तो ये भी ऑलरेडी क्या है, शॉर्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 17 11 के साथ करेगा, तो 11 पहले आ जाएगा और 17 बाद में जाएगा। फिर 17 इसके साथ करेगा तो 17, तो यहाँ 14 आ जाएगा, यहाँ 17 हो जाएगा। फिर 17 13 के साथ, तो 13 पहले आ जाएगा और 17 बाद में चला आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब हो जाएगा ये 12 15 11 14 13 और 17, ठीक है। फिर उसके बाद आप करिएगा तो क्या हो जाएगा, फिर देखिए यहाँ से, तो ये 11 14, तो ये ऑलरेडी क्या है, सॉर्टेड है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से आपका मिल जाएगा, जब इस तरह से आप एडजेंसेंट को कर देंगे अपने बगल वाली को, तो पास 1 में ये आ जाएगा, पास 2 में आपका आ जाएगा 12, ये देखिएगा तो 11, फिर ये देखिएगा, ठीक है ना। तो फिर आ जाएगा आपका 14, फिर 13, फिर 15, फिर उसके बाद 17, ठीक है। फिर बगल वाले को देखेंगे तो फिर 11 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 17, मतलब कि ये थर्ड पास तक काउंट होगा, ठीक है ना। पास 1 में ये, पास 2, पास 3, ठीक है ना। तो पास 3 में पूरी तरह से शॉर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। पास 3 तक ये काउंट करेगा बबल शॉट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है इन डिजिटल लॉजिक इफ ए XOR B इक्वल टू C देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब बताना है कि जब आपका A XOR B इक्वल टू C है तो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं जो XOR ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों को परफॉर्म करता है, ठीक है। जब दोनों को परफॉर्म करता है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ऑल आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है FDM इज एन एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज टू कंबाइंस। तो FDM जो होता है, FDM का मतलब सबसे पहले क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और FDM इज यूज टू कंबाइन मल्टीपल एनालॉग सिग्नल। ये कंबाइन ही करता है मल्टीपल एनालॉग सिग्नल। इट इज यूजुअली अप्लाइड व्हेन द बैंडविड्थ इज ग्रेटर देन द कंबाइंड बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल। मतलब कि इसका जब यूज होता है जब बैंडविड्थ ग्रेटर होता है किससे, कंबाइंड बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल से, तब हम FDM का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल से यहाँ पूछ रहा है कि एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज टू कंबाइन द एनालॉग सिग्नल, ठीक है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोलता है इन सॉफ्टवेयर डिजाइन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन इज मेनली। तो ये होता है आपका टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। प्रोडक्ट डिजाइन क्या होता है सॉफ्टवेयर में, तो टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 से पहले हम आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो क्वेश्चन लाता हूँ ये आपका जो कंटेंट होता है हाई लेवल का भी होता है, लो लेवल का भी होता है और मिडिल लेवल का भी होता है। मतलब कि मॉडरेट क्वेश्चन भी होती है, सारा का सारा मॉडरेट क्वेश्चन है। ये आपको लास्ट में सबसे मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है और कहाँ से बनाया जाता है, ठीक है। ये मॉडरेट क्वेश्चन
आपका ऑलवेज आता है, हर एक एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मॉडरेट क्वेश्चन ही इस सेशन में ला कर दूँ, ठीक है ना। मेरा हर प्रत्येक सेशन देखिएगा तो मॉडरेट क्वेश्चन ही रहेगा, जो कि हाई लो टू हाई रहता है, ठीक है। तो लो क्वेश्चन भी रहता है, हाई क्वेश्चन भी रहता है और मिडिल लेवल का भी क्वेश्चन रहता है। इससे क्या होता है कि आपका फुल्ली तैयारी बना हुआ रहता है, लो लेवल से भी और हाई लेवल से भी और मिडिल लेवल से भी, ठीक है दोस्त। चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है कि इन द अब्सेंस ऑफ ए एग्जिट कंडीशन इन ए रिकर्सिव फंक्शन द फॉलोइंग एरर इज गिवन। जब आपका एग्जिट कंडीशन नहीं रहेगा प्रोग्रामिंग में तो क्या होगा, रिकर्सिव फंक्शन कॉल करने के बाद ये लूप जो होगा इन्फिनाइट तक घूमता रह जाएगा, ठीक है, इन्फिनाइट हो जाएगा। जब इन्फिनाइट हो जाएगा तो रिकर्सिव हम लोग किस में यूज करते हैं, स्टैक में। तो स्टैक में करते हैं, तो जब इन्फिनाइट हो जाएगा का स्टैक क्या हो जाएगा, पूरी तरह से फुल हो जाएगा। फुल हो जाएगा तो उसमें आपका स्टैक ओवरफ्लो की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये सारी जो प्रॉब्लम आती है स्टैक ओवरफ्लो, ठीक ना, तो ये होता है आपका रन टाइम एरर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रन टाइम एरर। तो एग्जिट कंडीशन इन ए रिकर्सिव फंक्शन द फॉलोइंग एरर इज गिवन, रन टाइम एरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोल रहा है इज ए टॉप डाउन पार्सर, डैश दिया हुआ है, अब पूछ रहा है कि टॉप डाउन पार्सर इनमें से कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दो सिंपल सा, तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर जो है, ठीक है ना, ये आपका टॉप डाउन पार्सर है। तो कहिएगा कैसे सर, तो देखिए एक फिगर के थ्रू हम आपको बताना चाहता हूँ। देखिए फिगर है, ठीक है, इस फिगर में ये इधर वाले पार्ट हो गया टॉप डाउन पार्सर, इधर हो गया बॉटम अप पार्सर। तो जो आपका ऑप्शन में है वो आपका LR है, LLAR है और ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर है और रिकर्सिव डिसेंट है, ठीक है। तो देखिए ये सारा आपका बॉटम अप पार्सर है, वो पूछ रहा था टॉप डाउन पार्सर, तो ये देखिए कि यही ऑप्शन आपका मिल रहा है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोलता है विच डेवलपमेंट फेज इन क्लासिकल वाटरफॉल लाइफ साइकिल इमीडिएटली फॉलोज कोडिंग फेज। इसका कहने का मतलब है कि वाटरफॉल में कोडिंग फेज के बाद कौन सा फेज आता है। देखिए कहाँ से क्वेश्चन लेकर आया है, ठीक है ना। तो हमें हर एक फेज को भी याद रखना है, ठीक ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अगर आपको याद नहीं रहेगा, फेज याद नहीं रहेगा, तो आप वहाँ से इसे गलत टिक आउट करके भी आ सकते हैं, आपको पता ही नहीं रहेगा क्या होगा। तो कोडिंग के बाद क्या होता है, टेस्टिंग होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि इसका कौन कौन सा आपका फेज होता है। तो इसका मेनली फेज होता है आपका, सबसे फर्स्ट होता है एनालिसिस, सेकेंड डिजाइन, थर्ड कोडिंग और फोर्थ टेस्टिंग, ठीक है। तो इसे हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोलता है टावर ऑफ हनोई यूजेज। तो टावर ऑफ हनोई यूज किस में हम करते हैं, तो रिकर्शन में। कहाँ पे करते हैं, रिकर्शन में करते हैं टावर ऑफ हनोई। तो टावर ऑफ हनोई क्या होता है कि ये एक तरह का मैथमेटिकल पजल है, जो कंसिस्ट करता है 3 पोल एंड नंबर ऑफ डिस्क डिफरेंट साइज, ठीक है। तो ये पजल जो होता है स्टार्ट विद द डिस्क अरेंज, ये क्या करता है, डिस्क को अरेंज करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में ये स्टार्ट करता है, ठीक ना, ऑन वन पोल। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पजल, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है पजल का, कि ये मूव करता है इंटायर स्टैक में, ठीक है, इंटायर स्टैक टू अनदर पोल, ठीक ना, कि एक स्टैक में एक इंटायर पोल से दूसरे पोल पर मूव करने का इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टावर ऑफ हनोई का। तो ये आपका यूज होता है आपका रिकर्शन में। तो इसे हम लोग याद रखेंगे टावर ऑफ हनोई। ये बहुत बार क्वेश्चन आपका रिपीटेबल क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछता है टावर ऑफ हनोई, ठीक है। तो इसे हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 डैश इज ए कंप्लीट ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट विथ एप्लीकेशंस मैनेजमेंट एंड द यूजर इंटरफेस। एक क्लाउड कंप्यूटिंग का है क्वेश्चन, तो इसके बारे में भी कल आपका चर्चा किए थे। इसका सिंपल सा आंसर होता है SaaS, ठीक है ना। इसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसके बारे में मैंने सेट 18 में बहुत कुछ बताया है कि SaaS क्या है, ठीक है ना। तो आप यदि सेट 18 नहीं देखें तो जाकर प्लीज़ एक बार उसे चेकआउट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके लिए है, ठीक है। ये आप खुद बनाकर लेके आइएगा
और हम सिर्फ यहाँ पर आपको एक हिंट दे देते हैं और आपको बनाना खुद है। ठीक है, देखिए आपका क्या क्वेश्चन बोलता है कि कंसीडर ए सिस्टम विथ बाइट एड्रेसेबल मेमोरी 32 बिट लॉजिकल एड्रेसेस 4 किलोबाइट पेज साइज एंड पेज टेबल एंट्रीज ऑफ 4 बाइट ईच। द साइज ऑफ द पेज टेबल इन द सिस्टम इन मेगाबाइट्स ईच। तो हमें ध्यान देना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे कंसीडर करना है कि मेगाबाइट्स में पूछ रहा है। ठीक है, ये नहीं कि जल्दीबाजी में केबी में आंसर आए, केबी में ही टिक आउट करके चल दे। ठीक है, या तो फिर आंसर को ढूंढने शुरू कर दे कि भाई कहाँ पर है। तो केबी में नहीं, मेगाबाइट में आपका आंसर पूछ रहा है, तो मेगाबाइट में आपको कंसीडर करना है। ठीक है, तो देखिए आपको निकालना है कि ये कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको ए वाले फार्मूला को लगाना है, सबसे फर्स्ट फार्मूला। ठीक है, फर्स्ट फार्मूला। ठीक है, जहाँ पर आपका बोल रहा है कि नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल इक्वल टू प्रोसेस साइज बाय पेज साइज। तो प्रोसेस साइज क्या है, ठीक ना। तो प्रोसेस साइज क्या होता है, तो पेज साइज तो यहाँ पे दिया हुआ है, पेज साइज आपका दिया हुआ है 4 KB। तो 4 KB तो ये पेज साइज आप निकाल लीजिए, लेकिन प्रोसेस साइज कहाँ। तो प्रोसेस साइज के बारे में आपको बता दूँ तो ये क्या होता है कि जो आपका एड्रेसेबल मेमोरी होता है जो 32 बिट का है, तो सिंपल सा जान लीजिए कि जब 2 की पावर उसके बिट को कर दे, ठीक है ना, जितना भी बिट दिया हुआ तो उसको 2 की पावर में चेंज कर दे, तो ये आपका बदल जाता है प्रोसेस साइज में, प्रोसेस साइज में। तो आपको पता चल गया होगा कि प्रोसेस साइज क्या होगा। ठीक है, तो 2 की पावर 32 आपका प्रोसेस साइज। तो अब प्रोसेस साइज निकल गया, पेज साइज आपका यहाँ से दिया हुआ है 4 किलोबाइट। ठीक है, अब इसे हम लोग यहाँ से आपका निकल जाएगा नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल। अब देखिए ये वाले फार्मूला को हम लोग इसमें लगा देंगे पेज टेबल साइज में। तो हमें तो यही तो पूछ रहा है ना, पेज टेबल इन द सिस्टम मेगाबाइट, ठीक है ना, द साइज ऑफ पेज टेबल। तो ये पूछ रहा है पेज टेबल साइज। तो यहाँ से देखिए नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल, तो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब उसको यहाँ पर रख देंगे। अब पेज टेबल एंट्री साइज आपका दिया हुआ है, देखिए पेज टेबल एंट्री साइज 4 बाइट्स ईच। तो यहाँ पर दोनों को वैल्यू को हम क्या करेंगे, रख देंगे नंबर ऑफ एंट्रीज पेज टेबल, तो जो यहाँ से निकल कर आएगा। अब पेज टेबल एंट्री साइज आपका यहाँ गिवन है, ठीक है ना। तो ये दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 MB। ठीक है, तो इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। यदि नहीं कैलकुलेट होगा तो फिर हमें कमेंट पे लिखिएगा कि सर समझ में नहीं आया, तो मैं फिर इसे सॉल्यूशन दे दूंगा अगला सेट में। ठीक है, यदि आपको ये सेशन पसंद आता है तो दोस्त इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों को भी बोलिए कि भाई सब्सक्राइब करिए, ये पर डे आपको लिए सेट लाकर देगा। ठीक है, थैंक यू दोस्त।